हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मेरे आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था और फ़ोन भी कई लोगों ने करके बोला था कि सर आपकी वीडियो में थोड़ा अंधेरा आ रहा है। तो अभी खासकर रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं कर भी दूंगा। और दोस्तों मैंने लोकेशन थोड़ा चेंज किया हुआ है अपना, क्योंकि आप लोग को सही दिख सके कोई भी चीज़ मैं पढ़ाऊँ। तो दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में, साइंस। तो साइंस की परिभाषा चूँकि मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया हूँ, जो मेरा पिछला वीडियो था सबसे पहला वाला, उसमें मैं बता भी दिया हूँ साइंस क्या है, साइंस कितने प्रकार के होते हैं सारी। तो आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। तो उसके बारे में हम आगे पहला चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जो क्लास 9th का है, लेकिन आप लोग को 12th तक ये काम आएगा और आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप लोग को ये काफ़ी ज़्यादा कार्यकर होने वाला है। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्या अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप लोग को ढूंढना ना पड़े, वीडियो वो आपको पहले ही मिल जाए। चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो चालू करते हैं हम। तो दोस्तों हम अपने आसपास, जो है मेरा चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों हमारे आसपास तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं मात्र 3 ही अवस्थाओं में होती है। पहली अवस्था होती है हमारा ठोस, जैसे कि मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, दीवार हो जाएगा पीछे का, अरे ये ठोस हो जाती है। दूसरा हो जाता है हम लोगों का दोस्तों कि द्रव, लिक्विड। और तीसरा हो जाता है गैस, जो हमारे आसपास या जो भी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं। तो पहला नंबर पदार्थ किसे कहते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग पदार्थ यानी मटेरियल के बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की परिभाषा क्या है। तो चलिए दोस्तों पदार्थ की परिभाषा मैं अपना बताता हूँ। तो प्रकृति में स्थित वह हर एक वस्तु जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे जल एक पदार्थ है, वायु गैस एक प्रकार का पदार्थ है, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, लकड़ी उकड़ी तमाम प्लास्टिक से बनी जो भी चीज़ें होती है सब एक प्रकार के पदार्थ होती हैं। तो पदार्थों को 3 भागों में, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं पदार्थ के। कौन कौन से भाग होते हैं यही जान लेते हैं। तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पदार्थ हमें 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन सी अवस्थाओं में पाए जाते हैं पदार्थ। तो ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस पदार्थ की पहचान क्या है, उसका परिभाषा क्या है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें भार होता हो, आयतन और आकार निश्चित होता हो, वह ठोस पदार्थ कहलाता है। वह पदार्थ जो जिसमें भार होता हो, आयतन और आकार लेता हो, निश्चित होता हो, उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थ के जो है मालिक्यूल यानी कण बहुत ही पास होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि हमारा कोई भी चीज़ हो जाता है, कोई भी ईंट पत्थर कुछ भी लोहे का भी सामान आप समझ सकते हैं, तो इसके जो मालिक्यूल होते हैं बहुत पास होते हैं। इसके मालिक्यूल एकदम पास आपस में चिपके हुए होते हैं। इनमें थोड़ी भी गतिविधियां नहीं होती हैं, एकदम आपस में सब सटे हुए होते हैं, सब आपस में एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। तो इस प्रकार के हमारे ठोस यानी ठोस पदार्थ हो जाते हैं। ठीक, अब ये हमारे ठोस पदार्थ हो गए। कोई भी चीज ठोस यानी कि इनमें थोड़ा भी जगह नहीं होता है और इनके मालिक्यूल स्थिर होते हैं, इनमें किसी प्रकार की हरकत नहीं होती है। अब आती है गैस की बारी, द्रव की बारी। तो द्रव पदार्थ वो पदार्थ जिसमें भार होता हो, उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित न होता हो, उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे कि वो पदार्थ जिसमें भार होता हो, आयतन उसका निश्चित होता परंतु आकार निश्चित नहीं होता हो, उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं। और द्रव के जो मालिक्यूल यानी कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़ी दूर होते हैं और उनके कणों में गति होती है,
यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार विचलन करते रहते हैं, यानी चल जाते रहते हैं, तो वे ठोस द्रव पदार्थ कहलाते हैं। और उनका आयतन जो होता है निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। सपोज दैट ये मेरा 200 ग्राम का पानी का बोतल है, 200 ग्राम पानी का बोतल, तो कई दिनों से पानी पड़ा हुआ है, उसी को आप लोग को दिखा रहा है। अभी ये 200 ग्राम है, ये नीचे है पानी, ठीक। अभी इसको हम उल्टा कर दिए, ठीक, तो इसका आयतन तो उतना ही है, आयतन इसका तो उतना ही है, भार भी उतना ही है, 200 ग्राम है, परंतु आकार में चेंजिंग आ गया, है ना। तो ये होता है लिक्विड अवस्था, यानी लिक्विड, तो ये जो होता है लिक्विड में होता है, तो ये क्या होता है, द्रव पदार्थ। तो उसी प्रकार अब अगला हम चलते हैं, तो अगला आता है गैस। गैस, तो गैस में क्या होता है कि वह पदार्थ जिसका ना तो भार निश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित होता है, और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है, उससे गैस कहते हैं। जैसे कि परफ्यूम है, ठीक, परफ्यूम या किसी प्रकार का गैस होता है, उसको हम एक बोतल में बंद करके रखते हैं, लेकिन वही परफ्यूम हम जब छिड़कते हैं तो पूरे कमरे में उसका स्प्रे, यानी कि उसका जो सुगंध होता है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। तो वो जो होता है वो मतलब कि गैस अवस्था में होता है, तो उसका तो ना तो भार निश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित होता है, और ना आयतन निश्चित होता है, और उसके मालिक्यूल लगातार जल की अपेक्षा बहुत अधिक तीव्रता से गति करते हैं, और जो होता है वो उसके मालिक्यूल दूर दूर भी हो सकते हैं और पास पास भी हो सकते हैं, दूर दूर भी होते हैं और पास पास भी होते हैं, जल की अपेक्षा दूर दूर। ये आपका हो जाएगा ठोस, ये आपका द्रव, और ये आपका गैस, है ना। अब चलिए आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, मैंने बोला था परिभाषा में, पदार्थ की परिभाषा में, कि प्रकृति में उपस्थित वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो आप लोग, बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि हवा तो जैसे मंदिर वैसे होता है, हवा होता है, स्थान घेरता है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए एक सिंपल सा एक उपाय मैं बताता हूँ दोस्तों। आप कोई भी चीज़ लीजिए, ठोस तो देख ही रहेंगे, ठोस है तो स्थान तो घेरता है, मेज कुर्सी लकड़ी जो भी होता है वो होता है, स्थान घेरता ही है। उसी प्रकार जल है, बाल्टी में भर दिए, पूरा बाल्टी भरा हुआ है, स्थान घेर लिया वो बाल्टी का, उसमें अत्यधिक जगह नहीं होता है। उसी प्रकार अब एक चीज़ होती है कि आप एक खाली सिरिंज लीजिए, ठीक, उसके एक कार्क पे एक जो इस तरह से नीडल लगता है, उधर उसको रबड़ वाले कार्क से बंद कर दीजिए, एकदम सील कर दीजिए, और दूसरे तरफ से उसको उसका पेंसिल वो निकाल के ट्रिगर, और उसको पुनः उसमें लगाइए और दबाने की कोशिश करिए। देखिए वो जब तक उसमें हवा रहेगा वो अंदर नहीं जाएगा, तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह स्थान घेरता है। उसी प्रकार किसी खाली बोतल का ढक्कन खूब अच्छी तरह से सील कर दीजिए और उसको दबाइए, देखिए नहीं दबेगा, वही आप ढक्कन खोल के दबाएंगे तो बोतल पिचक जाएगा, दब जाएगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हवा भी स्थान घेरता है। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान परिवर्तन के प्रभाव, ये चैप्टर 1 है, क्लास 9 का चैप्टर है, तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तो तापमान, मान लीजिए कि मुझे किसी चीज़ का तापमान परिवर्तन कैसे पता चलता है, या कैसे मतलब कितना होता है, क्या होता है, उसको पता करना है। तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली थर्मामीटर लेते हैं हम लोग, जो जिससे हम लोग बुखार उखार या फीवर वगैरह मापते हो, वो थर्मामीटर होता है, वो हम ले लेते हैं, ठीक। और एक जो होता है, एक नली में, एक कटोरी में हम बर्फ के कुछ टुकड़े डाल देते हैं, बर्फ के कुछ टुकड़े डाल देते हैं। बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं,
और दोस्तों इसमें एक नली पे हम लोग थर्मामीटर का जो बल्ब वाला जो रेड कलर वाला होता है वो लगा देते हैं हम लोग, एक नली। और इसको छोड़ देते हैं या धीरे से इसको हम लोग नीचे से आंच से गर्म करते हैं, इस पे गर्म करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कुछ देर बाद ये क्या होता है। कुछ देर बाद ये पिघलने लगेगा, ठीक। तो जब हम ये बर्फ में भी रहेगा तब इसका टेम्परेचर हम एक बार माप लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद से जब ये धीरे धीरे पिघलने लगेगा, पानी की यानी लिक्विड अवस्था में होने लगेगा, है ना, और शीतल हो जाएगा जल, तब उसकी एक बार हम मतलब कि टेम्परेचर जो है इसका माप लेंगे, ठीक। और जब जल वाष्पित होके यानी कि पूरा लिक्विड अवस्था में होके और वाष्पित होने लगेगा तब उसका टेम्परेचर हम निकाल लेंगे, है ना, उसका टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे। तो ये दोनों चीज यहाँ से जब कोई भी चीज बर्फ जो होता है लिक्विड अवस्था ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तो उससे हम गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। जब बर्फ जो होता है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड अवस्था में परिवर्तित होने लगे उससे हम गलनांक कहते हैं। और उसके बाद से जब जल जो होता है द्रव अवस्था से सीधे जो होता है किसमें, तो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, उससे हम क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं, है ना, वाष्पीकरण। और फिर जो ये लिक्विड अवस्था से जब ठोस अवस्था में जाता है तो उसे हम हिमांक कहते हैं, यानी कि जमना हिमांक। जब गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा, अब गलनांक हो गया आप लोगों का, क्वथनांक हो गया, और वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का इसमें एक अलग थ्योरी दिया हुआ है, मैं आप लोग को वाष्पीकरण का ये भी थ्योरी बता दे रहा हूँ कि दोस्तों वाष्पीकरण आप लोग कैसे पता चलेगा कि हमारा जल जो है वाष्पित हो रहा है। तो हम एक कांच की परख नली लेते हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। एक कांच की हम लोग परख नली लेते हैं, यहाँ पे इसमें जल भर लेते हैं दोस्तों, ठीक। और यहाँ पे इसका मुंह हम लोग रुई से बंद कर देते हैं, रुई से बंद कर देंगे इसका मुंह, और इसको नीचे से हम लोग गर्म करते हैं, धीमी आंच पे या तेज आंच पे गर्म करेंगे हम इसको, स्टोव के या जैसे आपको गर्म करना है, ठीक। इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये जो होता है धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है, और वाष्पित होकर ऊपर जाता है, और जो भी जल वाष्पित होगा ये सीधा ही रुई में आके लग जाएगा। और फिर रुई को हम उठा कर जब निकालेंगे उसको दबाएंगे तो उसमें से जल गिरेगा यानी पानी गिरेगा। तो दोस्तों इससे यह सिद्ध होता है कि ये हमारा वाष्पीकरण होता है, यानी कि वाष्पित होता है। जैसे कि किसी भी गैस को हम इसमें गैस भर लेते हैं, कोई भी गैस, सीएनजी गैस भर लेते हैं, और इसको एक ट्यूब द्वारा ऊपर से दबाते हैं, हम लोग ऊपर से दबाते हैं, दाब। गैस ऊपर से जब दबाते हैं तो इसके मॉलिक्यूल इतने पास आ जाते हैं दोस्तों कि ये क्या होता है,
ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है जब हम किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को एकदम पास ला देते हैं, उसको दबा के, तो द्रव में सीधे परिवर्तित हो जाएगा। द्रव में सीधे परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारे सिलेंडर में, जो घर में सिलेंडर आते हैं, वो इसी के रूप होते हैं दोस्तों। तो ये दाब के परिवर्तन का एक यानी कि प्रभाव होता है। ये CO2 में भी काम आता है। तो ये दाब के परिवर्तन के प्रभाव होते हैं। और दोस्तों, ये दबाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम स्पीडन कहते हैं, है ना। स्पीडन, देखिए दोस्तों, ये चीज आप थोड़ा समझ लीजिए, स्पीडन क्या होता है और विरलन क्या होता है। सॉरी, जो दाब की प्रक्रिया होती है उसको संपीडित, तो इसका परिभाषा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको नोट कर लें। तो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले ज्वलनशील गैसों को अधिक दाब देने पर वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम स्पीडित कहते हैं, संपीडित कहते हैं। अगला दोस्तों, गर्मियों में हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ताकि बरसात और ठंडी में कपड़े देर से सूखते हैं। इसका क्या रीजन होता है? तो दोस्तों, बरसात में अत्यधिक हवा में बहुत ज़्यादा नमी होता है, जिसके कारण जब चलती है हवाएं तो ठंडी भी होती है और धूप भी नहीं मिल पाता है, गर्मी भी नहीं होती है उतना, और हवा में बहुत ज़्यादा चल होता है, जिसके कारण हमारे कपड़े जो होते हैं देर से सूखते हैं। यही कारण ठंडी में भी होता है दोस्तों, कि ठंडियों में धूप नहीं मिल पाता है, हवा ठंडी होती है, मौसम ठंडा होता है, और जो भी हवाएं चलती हैं इससे कपड़े थोड़ा देर से सूखते हैं। और लेकिन गर्मी में ठीक इसका उल्टा होता है। गर्मी में क्या होता है दोस्तों, कि कपड़े जो होते हैं जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में यानी कि हर चीज़ की अपेक्षा, बारिश की अपेक्षा थोड़ा कम नमी होती है, और सूर्य की रोशनी भी बड़ी अच्छी आती है, जिससे कि हवा में गर्माहट होती है और कपड़े हमारे जल्दी ही सूख जाते हैं। दोस्तों, मैं इस सारे चीज़ के जो परिभाषा जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग उसको नोट करके अपना नोट्स बनाते रहिएगा, और इसको जो है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबाइए।